नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानियों के संग्रह है अलिफ लैला, जिसे 1001 अरेबियन नाइट्स भी कहते हैं, उसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं, बल्कि उसके अंदर जो बातें छुपी हैं, इंसान का स्वभाव, जिंदगी के सबक, उन पर थोड़ी बात करना है। बिल्कुल, ये कहानियां सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं है, इनमें बड़ी गहरी बुद्धिमानी छुपी है, तजुर्बे का निचोड़ है। और आज जो कहानी हमने चुनी है इस चर्चा के लिए, वो है गरीक बादशाह और हकीम दुबान की कथा। अच्छा, गरीक बादशाह और हकीम दुबान। जी। ये कहानी हमें विश्वास, एहसानमंदी और फिर जलन, जल्दबाजी, इन सब चीजों पर सोचने को मजबूर करती है। तो फिर चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। फारस देश का रूमा नगर और वहां के बादशाह गरीक। तो बादशाह को एक बड़ी गंभीर तकलीफ देने वाली बीमारी थी, कुष्ठ रोग। सोचिए जरा, एक ताकतवर बादशाह लेकिन अपने ही जिस्म से लाचार, और उनकी लाचारी इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि उनके राज के जितने भी बड़े बड़े वैद्य, हकीम थे, सबने कोशिश कर ली थी। जी, सब हार मान चुके थे, कोई उम्मीद नहीं बची थी। इससे पता चलता है कि कभी कभी जो स्थापित ज्ञान होता है उसकी भी एक सीमा होती है। सही का। ऐसे में कहानी में एंट्री होती है हकीम दुबां की। हाँ, एक नया मोड़। उनका शहर में आना तो बस एक इत्तेफाक था, लेकिन ये हकीम मतलब कोई मामूली वैद्य नहीं थे। जी ने बिल्कुल नहीं। उन्हें सिर्फ दवा दारू का ही जबरदस्त ज्ञान नहीं था, वो जड़ी बूटियों के राज भी खूब समझते थे। और इतना ही नहीं, उनका ज्ञान भाषाओं तक फैला हुआ था। यूनानी, अरबी, फारसी, कई जबानें जानते थे वो। अरे वाह! तो ये चीज उन्हें सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक विद्वान बनाती थी। है ना दिलचस्प कि पुराने जमाने में भी कैसे ज्ञान को, वो भी अलग अलग तरह के ज्ञान को, कितनी अहमियत दी जाती थी। बिल्कुल। तो जब हकीम दुबां को पता चला कि बादशाह इतने बीमार हैं और कोई उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा, हाँ, उन्होंने खुद ही पहल की, बादशाह से मिलने की इजाजत मांगी। ये आत्मविश्वास दिखाता है ना? हाँ, शायद अपने इल्म पर पूरा भरोसा था उन्हें। हाँ, और शायद ये भी समझ गए थे कि मामला कितना गंभीर है। वो सीधे बादशाह के सामने पेश हुए और एक हैरान करने वाला दावा किया। क्या दावा? उन्होंने कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं बिना कोई दवा खिलाए या जिस्म पर लगाए ही आपके इस मर्ज को जड़ से मिटा सकता हूँ। क्या? बिना दवा खिलाए या लगाए? ये तो मतलब आम इलाज के तरीकों से बिल्कुल हिटकर था। जी हाँ। बादशाह तो बेचारे इतनी दवाएं खा खा कर, लगवा कर तंग आ चुके थे। उनके लिए ये बहुत यकीन करना मुश्किल रहा होगा, पर शायद एक आखिरी उम्मीद जैसी लगी। बिल्कुल। जब इंसान बहुत निराश हो जाता है ना, तो वो ऐसे ही अनोखे रास्तों की तरफ मुड़ता है। बादशाह ने कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। सत्ता और पैसे का प्रस्ताव ज्ञान के बदले में। हकीम दुबा ने बड़ी नरमी से लेकिन पूरे यकीन के साथ कहा, खुदा ने चाहा तो मैं जरूर ऐसा कर पाऊंगा। मैं कल से ही इलाज शुरू करूंगा। और वो इजाजत लेकर चले गए। उन्होंने कोई फौरन चमत्कार का वादा नहीं किया, बल्कि एक प्रोसेस बताया। जी, अब आता है कहानी का सबसे अनोखा और सोचने वाला हिस्सा, इलाज का तरीका। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि आखिर किया क्या उन्होंने। हकीम दुबा ने अपने घर लौटकर कोई दवा की पुड़िया नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने कोड़ की खास जड़ी बूटियों को मिलाकर एक गेंद बनवाई और एक लंबा खोखला बल्ला तैयार करवाया। गेंद और बल्ला मतलब खेलने वाला? जी हाँ। अगले दिन वो ये लेकर बादशाह के पास पहुंचे और कहा, आपको घोड़े पर सवार होकर इसी गेंद और बल्ले से चौगान खेलना होगा। चौगान यानी पोलो। अरे, एक इतनी गंभीर बीमारी का इलाज खेल से? ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? हैरान करने वाली बात। हकीम ने समझाया, ये गेंद और बल्ला मामूली नहीं है, इनमें दवाइयां भरी हुई हैं। जब आप खेलेंगे, बल्ला आपके हाथ में होगा, आपको पसीना आएगा। अच्छा। तो आपके हाथ की गर्मी और पसीने के जरिए इन दवाइयों का असर आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। वाह, ये तो बड़ा सिंबॉलिक है। मतलब इलाज ऊपर से थोपा नहीं जा रहा, बल्कि शरीर खुद मेहनत करके पसीने के जरिए उसे अंदर ले रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो रोगी की अपनी भागीदारी हो गई इलाज में। हकीम ने फिर हिदायतें दी, आपको तब तक खेलना है जब तक खूब पसीना ना बहने लगे और दवा का असर रोए रोए में ना पहुंच जाए। उसके बाद गर्म पानी से नहाइएगा, फिर मेरे दिए हुए खास तेलों की मालिश करवाइएगा और सो जाइएगा। मतलब पूरा एक सिस्टम था, सिर्फ एक गोली नहीं। जी। और हकीम का आत्मविश्वास देखिए। बोले, मुझे पूरा यकीन है सुबह आप उठेंगे तो खुद को बिल्कुल तंदुरुस्त पाएंगे। अब बादशाह के पास कोई चारा भी नहीं था, या शायद वो हकीम के इस भरोसे से इतने प्रभावित हुए कि मान गए। और फिर वो हुआ जो किसी जादू से कम नहीं था।
बादशाह ने अपने दरबारियों के साथ घंटों चौगान खेला। पसीने में एकदम तरबतर हो गए और जैसा हकीम ने कहा था, वो बल्ले के दस्ते से दवा का असर उनके जिस्म में पहुंच गया। फिर उन्होंने नहाया होगा, मालिश करवाई होगी। हाँ, सारे निर्देशों का पालन किया। और अगली सुबह जब बादशाह सोकर उठे तो देखा कि उनका जिस्म सोने की तरह चमक रहा था। कुष्ठ का एक दाग, एक निशान तक नहीं बचा था। ऐसा जैसे उन्हें कभी कोई बीमारी हुई ना हो। यकीन नहीं होता। जी, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। एक लाइलाज बीमारी का ऐसा चमत्कारी इलाज। बादशाह का क्या हाल हुआ होगा? वो हैरान थे, बेनता खुश थे और शायद शुक्रगुजार भी। हाँ बिल्कुल। उन्होंने फौरन बढ़िया कपड़े पहने और दरबार में पहुंचे। और जब हकीम दुबा दरबार में आए होंगे। हाँ, जब हकीम दुबा आए और बादशाह को एकदम सेहतमंद दिखा तो उन्होंने पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और फिर अदब से तख्त को चूमा। लेकिन बादशाह का रिएक्शन क्या था? बादशाह तो अपनी खुशी रोक ही नहीं पाए। वो तख्त से उठे, हकीम को गले लगा लिया और अपने बराबर में बिठाया। अपने बराबर में? ये तो बहुत बड़ा सम्मान था, वो भी सारे दरबारियों के सामने। जी हाँ, उन्होंने खुले तौर पर हकीम की अक्ल, उनके ज्ञान और इस चमत्कार की जोर शोर से तारीफ की। यहाँ दिखता है कि वो कितने एहसानमंद थे। बादशाह ने सिर्फ जुबानी तारीफ नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हकीम को अपने साथ खाना खिलाया और जब दरबार खत्म हुआ तो एक बेशकीमती खिलात, मतलब शाही लिबास और 60,000 रुपए इनाम में दिए। 60,000? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। बादशाह रोज हकीम की इज्जत बढ़ाते, उसे और इनाम देते। वो मानते थे कि हकीम का एहसान इतना बड़ा है कि वो उसे कभी चुका ही नहीं सकते। ये दिखाता है कि जब मदद सही वक्त पर मिलती है ना, तो उसकी कीमत क्या होती है। बिल्कुल। लेकिन कहानियां एक नया और थोड़ा कह सकते हैं स्याह मोड़ लेती है। ओह, वो कैसे? चाहे इतनी मेहरबानी हो, इतना सम्मान हो, वहाँ अक्सर जलन भी तो आ जाती है ना? बिल्कुल, ये इंसान की फितरत का एक दुखद पहलू है। बादशाह का एक वजीर था। वो हकीम की ये दिन ब दिन बढ़ती इज्जत और बादशाह की उस पर इतनी इनायत देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई बाहर से आया हुआ आदमी, एक हकीम, उससे ज्यादा अहम हो गया है। हाँ, ये ओहदे और असर की लड़ाई दरबारों में अक्सर चलती है। तो वो वजीर मौके की तलाश में रहने लगा कि कैसे इस हकीम को बादशाह की नजरों से गिराया जाए, और एक दिन उसे मौका मिल गया। उसने अकेले में बादशाह से बात करने की इजाजत मांगी। अच्छा, अब फिर क्या कहा उसने? उसने अपनी बात बड़ी होशियारी से शुरू की। सीधे इल्जाम नहीं लगाया, पहले माहौल बनाया। हुजूर, आप इस हकीम पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान हैं। ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं, दरबार के और लोगों को भी मतलब ठीक नहीं लग रही है। हाँ, ये चालाकी होती है, अपनी बात को दूसरों का नाम लेकर कहना। बिल्कुल। फिर उसने सीधा वार किया, ये हकीम परदेसी है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे अनजान आदमी पर इतना भरोसा करना, उसे इतना ऊंचा दर्जा देना, क्या ये ठीक है? हुजूर, मुझे तो डर है कि ये कोई भला आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़ा मक्कार है। और फिर सबसे संगीन इल्जाम लगाया, ये जरूर आपके दुश्मनों का भेजा हुआ जासूस है। इसने आपका भरोसा जीतने के लिए आपको ठीक करने का नाटक किया है, ताकि मौका देखकर आपको धोखे से मार सके। क्या कह रहे? एहसान का बदला? साजिश? जी, कितनी आसानी से नेकी पर शक का पर्दा डाल दिया। ये इल्जाम कितना भयानक है। जिस आदमी ने जिंदगी दी, उसी पर जान लेने की साजिश का शक। बादशाह को कैसा लगा होगा ये सुनकर? बादशाह को जाहिर है बहुत गुस्सा आया। उन्होंने वजीर को डांटा, तुम होश में तो हो? ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? तुम उस इंसान पर शक कर रहे हो जिसने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई हकीम नहीं कर सका। बादशाह का पहला रिएक्शन तो सही था, तजुर्बे पर आधारित। हाँ, उन्होंने दलील दी कि अगर उसे मुझे मारना ही होता तो वो मुझे इस भयानक बीमारी से बचाता ही क्यों? वो तो बीमारी को और बढ़ाकर या कोई जहर देकर बड़ी आसानी से अपना काम कर सकता था। उसके बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। ये लॉजिक तो बिल्कुल सही है। बादशाह ने फिर वजीर पर सीधे सीधे जलन का इल्जाम लगाया, तुम सिर्फ उससे जलते हो क्योंकि मैंने उसे थोड़ी इज्जत और इनाम दे दिया। वो शायद वजीर को चुप कराने के लिए या अपना यकीन दिखाने के लिए उन्होंने एक और कदम उठाया। क्या कदम? उन्होंने ऐलान किया, मैं तुम्हारी इन बातों में आने वाला नहीं हूं। मैं आज से हकीम का वेतन 3,000 रुपए महीना करता हूं। अरे वाह! मतलब न सिर्फ वजीर की बात काटी, बल्कि हकीम का सम्मान और बढ़ा दिया। जी, बादशाह ने एक नीति की बात भी कही। जो भले लोग होते हैं, सत्पुरुष, वो अपने ऊपर किए गए एहसान को कभी नहीं भूलते। इस हकीम ने तो मुझे नई जिंदगी दी है, मैं एहसान फरामोश नहीं बन सकता। यहाँ वो नैतिकता और शुक्रगुजारी पर जोर दे रहे हैं। लेकिन शायद वजीर की बातों ने बादशाह के मन में कहीं ना कहीं शक का एक छोटा सा बीज बो दिया था। या शायद वो वजीर को सबक सिखाना चाहते थे, उसकी इस जलन और बिना सोचे समझे इल्जाम लगाने की आदत पर। उन्हें वजीर की ये हरकत देखकर
एक और कहानी याद आई। अच्छा, कहानी के अंदर कहानी, ये तो अलिफ लैला की खासियत है। जी हाँ, बिल्कुल। बादशाह ने कहा, तुम्हारी ये जल्दबाजी और शक करने की आदत देखकर मुझे बादशाह सिंदबाद और उनके वजीर का किस्सा याद आ रहा है। कैसे उस वजीर ने शहजादे को बेवजह मौत की सजा पाने से बचाया था। तो वजीर ने जरूर पूछा होगा कि वो क्या किस्सा है। हाँ, कहानी सुनने की ख्वाहिश तो सब में होती है। वजीर ने पूछा, वो क्या किस्सा है हुजूर? फिर बादशाह ने सुनाना शुरू किया। जी, बादशाह गरीक ने वो कहानी सुनानी शुरू की। एक बार बादशाह सिंदबाद की सास उनके बेटे यानी शहजादे से किसी बात पर बहुत गुस्सा हो गई। उसने शहजादे पर कोई झूठा लेकिन संगीन इल्जाम लगा दिया। ओह! सिंदबाद बादशाह गुस्से में आ गए और उन्होंने पूरी तरह जांच पड़ताल किए बिना सिर्फ इल्जाम सुनकर ही अपने बेटे को मौत की सजा सुना दी। हे भगवान, बिना जांच के मौत की सजा? तभी सिंदबाद के जो अक्लमंद वजीर थे, उन्होंने उन्हें रोका। वजीर ने कहा, महाराज, इतनी जल्दी फैसला ना करें। जल्दबाजी शैतान का काम है। हर मजहबी किताब कहती है कि बिना अच्छी तरह सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सही सलाह दी वजीर ने। और वजीर ने आगे कहा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका हाल भी उस भले आदमी जैसा हो जाए जिसने जल्दबाजी में अपने सबसे प्यारे और वफादार तोते को मार डाला था और फिर सारी जिंदगी पछताता रहा। अरे, एक और कहानी का जिक्र। लगता है बादशाह अब वजीर को जल्दबाजी के नुकसान पर एक सीख देने वाली कहानी सुनाने वाले हैं। बिल्कुल। बादशाह ग्रीक अब सिंदबाद के वजीर द्वारा सुनाई गई उस भले आदमी और तोते की कहानी अपने वजीर को सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ ग्रीक बादशाह और हकीम दुबांग की जो मुख्य कहानी है वो एक बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आकर रुकती है। हाँ, अब एक और कहानी के जरिए हमें जल्दबाजी और गलतफहमी के नतीजों को समझने का मौका मिलेगा। तो हमने देखा कि कैसे एक असाधारण हुनर और नेकी भी जलन और शक का शिकार हो सकती है, और कैसे एक बादशाह एहसान मानने और शक करने के बीच झूल सकता है। हकीम दुबां की ये कहानी वाकई इंसान के स्वभाव की पेचीदगियों पर सोचने को मजबूर करती है। और ये सवाल भी उठाती है कि भरोसा किस पर किया जाए, जो सामने दिख रहा है उस पर या किसी के कहने पर? क्या बाहरी रूप या रुतबा हमेशा सच्चाई बताता है? ये कहानी सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं, बल्कि ताकत, भरोसे, धोखे और फैसले लेने के अमल का एक गहरा मुताला है। तो गरीक बादशाह और हकीम दुबां की ये कथा, जिसमें अब सिंदबाद और उस तोते की कहानी भी शामिल हो गई है, वो अगले अंक में जारी रहेगी। जी, हम जानेंगे कि उस तोते की कहानी क्या थी और उसका हकीम दुबां के मुस्तकबिल पर, उनके भविष्य पर क्या असर पड़ा। इस गहरी चर्चा और कहानी के इस हिस्से को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बातचीत और कहानी का ये अंदाज पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी कहानियों और उनकी गहराइयों में दिलचस्पी है। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो जो घंटी का निशान है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको फौरन पता चल जाए। तब तक इस कहानी के उतार चढ़ाव और इसके किरदारों के इरादों पर सोचते रहिए। क्या होता अगर बादशाह वजीर की बात मान लेते? क्या होता अगर हकीम दुबा इतने नेक न होते? ये सवाल हमें अपनी जिंदगी के फैसलों पर भी सोचने को मजबूर करते हैं। अगली बार मिलेंगे इसी कहानी के अगले पड़ाव के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।